इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज की इस केस स्टडी में हम बात करने वाले हैं स्पाइस जेट इस एयरलाइन कंपनी के कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। इंटरग्लोब एविएशन, जिसे इंडिगो के नाम से भी जाना जाता है, और स्पाइस जेट ये इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री के दो बड़े प्लेयर्स हैं। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेयर्स हैं, जैसे कि गो एयर, विस्तारा, एयर इंडिया एटसेट्रा। पिछले कुछ सालों से कई सारी एयरलाइन कंपनी स्ट्रगल कर रही है। एयर इंडिया को गवर्नमेंट बेचने की प्लानिंग कर रही है। पिछले साल एयर इंडिया को 8,550 करोड़ का लॉस हुआ था और अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो अभी भी कंपनी में कंटिन्यूसली पैसा डालती रहे। वही जेट एयरवेज, जो एक टाइम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी थी, उसने अप्रैल 2019 से अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। 2018 में जेट एयरवेज के पास 15% मार्केट शेयर था, लेकिन उनको ऑपरेशन बंद होने के बाद बाकी एयरलाइन कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल गई। जेट एयरवेज ने ऑपरेशन बंद करने के बाद बाकी कंपनीज के पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगी। उसी दौरान मैं भी एक बार ट्रैवल कर रहा था, तब विस्तारा के स्टाफ ने बताया कि पैसेंजर्स में काफी ज्यादा बढ़त हुई है। तो जेट एयरवेज ने ऑपरेशन बंद करने की वजह से बाकी कंपनीज का मार्केट शेयर बढ़ने लगा। स्पाइस जेट का मार्केट शेयर जनवरी 2019 में 13.3% था, जो कि सितंबर 2019 तक बढ़कर 14.7% हुआ, यानी 10.5% से बढ़ा। वही एयर इंडिगो की बात करते हैं तो एयर इंडिगो का मार्केट शेयर जनवरी 2019 में 42.5% था, जो सितंबर 2019 तक 48.2% हुआ, यानी 13.4% से बढ़ा। इसी पीरियड में यानी अप्रैल 2019 के बाद स्पाइस जेट ने अपना ऑपरेशन एक्सपांड करना शुरू किया, वो भी बहुत तेजी से, ताकि वो जेट एयरवेज के जाने के बाद उस गैप को फिल कर सके। उस एक्सपांशन के पीरियड में कंपनी ने कैश रिजर्व्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। कंपनी के पास जो भी था कंपनी ने एक्सपांशन पर लगा दिया। एयरलाइन बिजनेस एक बहुत ही वोलेटाइल बिजनेस है। कंपनी को कभी पता नहीं चलेगा कि कब वो ट्रबल में आ सकती है। उस दौरान स्पाइस जेट ने अपनी कैपेसिटी 50% से बढ़ा दी, लेकिन कैश रिजर्व्स के बारे में नहीं सोचा, जिसकी वजह से कंपनी जल्दी लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करने लगी। कंपनी के पास अपना ऑपरेशन चलाने के लिए अच्छा खासा पैसा है या नहीं, ये हमें उसके लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है। कंपनी की लिक्विडिटी चेक करने के लिए जनरली करंट रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो ये करंट रेशियो हमें क्या बताता है? करंट रेशियो में बताता है कि कंपनी की जो करंट लायबिलिटीज है, यानी शॉर्ट टर्म की लायबिलिटीज है, जिसे आप शॉर्ट टर्म की देनदारियां कह सकते हो, वो कंपनी को अपने करंट एसेट से पे करनी चाहिए, यानी अपने शॉर्ट टर्म एसेट से पे करनी चाहिए। जिसका ही मतलब है कि आइडियली कंपनी के करंट एसेट्स कंपनी की करंट लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए। अगर कंपनी के करंट एसेट्स कंपनी की करंट लायबिलिटी जितने या फिर उससे ज्यादा है, तो ये माना जाएगा कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज यानी अपनी शॉर्ट टर्म देनदारियों को करंट एसेट से आसानी से पे कर पाएगी। लेकिन अगर कंपनी के करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से पे नहीं कर पाएगी। तो आइडियली कंपनी के करंट एसेट्स कंपनी की करंट लायबिलिटीज से ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए माना जाता है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो हमेशा 1 से ज्यादा होना चाहिए, और वो 1 से ज्यादा तभी होगा जब कंपनी के करंट एसेट्स कंपनी की करंट लायबिलिटीज से ज्यादा होंगे। फाइनेंशियल ईयर 2019 में स्पाइस जेट का करंट रेशियो 0.37 था और फाइनेंशियल ईयर 2018 में वो 0.3 था। यानी स्पाइस जेट का करंट रेशियो पिछले कुछ सालों में लगातार 1 से कम है। यानी पिछले कुछ सालों से कंपनी लगातार लिक्विडिटी इश्यूज फेस कर रही है। तो सवाल ये आता है कि अगर कंपनी अपनी करंट लायबिलिटीज को करंट एसेट से पे नहीं कर पाती है, तो फिर वो अपने करंट लायबिलिटीज को कैसे पे करेगी? तो ऐसे केस में कंपनी रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग से करंट लायबिलिटीज को चुकाती है। कंपनी अपना जो प्रॉफिट कंपनी में रीइन्वेस्ट करती है उसे रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पाइस जेट को लगातार लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्पाइस जेट की रिटेन्ड अर्निंग्स नेगेटिव है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में स्पाइस जेट की रिटेन्ड अर्निंग्स नेगेटिव 1953 करोड़ थी। तो फिलहाल कैश क्रंच कंपनी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, और ये मेनली हुआ है कंपनी की पास्ट मिस्टेक्स की वजह से, जो है कैश रिजर्व्स पर ध्यान नहीं देना। तो यहाँ पर अपने कैश क्रंच के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, डेट और इक्विटी। कंपनी के ऊपर पहले ही 556 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है, जिसे हालांकि कंपनी ने पिछले कुछ साल में कम किया है, लेकिन अब फिर से बड़े बड़े लॉसेस होने की वजह से अगेन कंपनी प्रेशर में आ गई है। अगर पिछले 10 साल की बात करें तो पिछले 10 साल में से 5 सालों में कंपनी को लॉसेस हुए हैं। अगर आप पिछले 10 साल के सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को ऐड करते हो तो स्पाइस जेट को नेट लॉस ही हुआ है। पिछले 10 साल के सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस को ऐड करके कंपनी को 1000 करोड़ का लॉस हुआ है। यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में कंपनी ने 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। अब पिछले 10 साल में कंपनी का बिजनेस नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, तो कंपनी की शेयर प्राइस भी नेगेटिव डायरेक्शन में ही गई है। 2010 में कंपनी की शेयर प्राइस 72 रुपीज थी और फिलहाल कंपनी की शेयर प्राइस 46 रुपीज है। यानी पिछले 10 साल में शेयर होल्डर्स को भी लॉस ही हुआ है। तो पहले से ही कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट है, उसमें भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो कंपनी को नया कर्ज मिलना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास है इक्विटी।
यानी अपने शेयर सेल करके पैसा रेज करना। स्पाइस जेट के प्रमोटर्स के पास यानी अजय सिंह एंड फैमिली के पास स्पाइस जेट का 59.9% स्टेक है, तो इसे बेच के वो पैसा रेज कर सकते हैं। एयर इंडिगो भी फिलहाल ऐसा ही कर रही है, वो भी अपने शेयर सेल करके पैसा रेज करने की कोशिश कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2020 की लास्ट क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में भी कंपनी को लॉस ही हुआ है। मार्च क्वार्टर में कंपनी को 807 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में कंपनी को 53 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो इस लास्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 3057 करोड़ था। पिछले साल इसी पीरियड में कंपनी का रेवेन्यू 2571 करोड़ था। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2010 में वो 2000 करोड़ के करीब था और अब वो बढ़कर 12,000 करोड़ के करीब आया है, यानी कंपाउंडेड सालाना स्पाइस जेट का रेवेन्यू 18% से बढ़ा है। बट कंपनी इस रेवेन्यू को प्रॉफिट में तब्दील नहीं कर पा रही है। कंपनी की पैसेंजर ग्रोथ भी अच्छी रही है। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में कंपनी के टोटल पैसेंजर्स 1.49 करोड़ थे। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में वो 1.8 करोड़ हो गए और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में वो 1.99 करोड़ हुए। लेकिन इस ग्रोथ के बावजूद भी कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाई। स्पाइस जेट के टोटल एक्सपेंसेस के 35 to 40% एक्सपेंसेस फ्यूल एक्सपेंसेस है। रिसेंटली क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर गई थी, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन होने की वजह से और एयरलाइंस का ऑपरेशन बंद होने की वजह से स्पाइस जेट और बाकी एयरलाइन कंपनीज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं ले पाई। चलो तो अब कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स से। स्पाइस जेट चाहती है तो अब धीरे धीरे कार्गो बिजनेस पर भी फोकस करे। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में स्पाइस जेट के टोटल रेवेन्यू का 3.4% रेवेन्यू कार्गो बिजनेस से आया था और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में स्पाइस जेट के टोटल रेवेन्यू का 3.4% रेवेन्यू कार्गो बिजनेस से आया था। यानी यहाँ पर कंपनी के कार्गो बिजनेस में कुछ खास ग्रोथ नहीं हुई थी। इसलिए अपने कार्गो बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने के लिए स्पाइस जेट ने एक नई सर्विस स्टार्ट की है, जिसका नाम है स्पाइस एक्सप्रेस। स्पाइस एक्सप्रेस के जरिए स्पाइस जेट डोर टू डोर डिलीवरी पर फोकस करेगी। यानी स्पाइस जेट अगर किसी को कहीं पर सामान भेजना है तो उनके घर जाकर वो सामान लेगी और जहां पर उन्हें डिलीवरी करनी है वहां एंड पॉइंट तक जाकर डिलीवरी भी देगी। कंपनी उसके लिए पूरी इंडिया में अपना नेटवर्क बना रही है। साथ ही स्पाइस जेट अपने ड्रोन बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। स्पाइस जेट चाहती है कि वो फूड, मेडिसिन इनको ड्रोन के जरिए डिलीवर करे। तो जैसे इन सारी चीजों की डिलीवरी के लिए ड्रोन परमिशन मिलती है तो स्पाइस जेट इससे एक बड़ा बिजनेस डेवलप करना चाहती है। तो कार्गो बिजनेस और डिलीवरी के ये सारे प्लान्स अगर वर्कआउट होते हैं तो स्पाइस जेट के लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगी जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करेगी। लेकिन ये डिपेंड करता है स्पाइस एक्सप्रेस के सक्सेस पर और उनके ड्रोन बिजनेस के सक्सेस पर। अब बात करते हैं नेगेटिव फैक्टर्स की। एयरलाइन बिजनेस एक लो मार्जिन बिजनेस है, तो यहाँ पर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी कंपनी को दिक्कत दे सकते हैं और अगर बड़े प्रॉब्लम आ जाते हैं तो कंपनी बिजनेस से आउट भी हो सकती है। जैसे अभी के कोविड-19 सिचुएशन की ही बात करते हैं तो कोविड-19 का कई सारी बिजनेसेस पर खराब इम्पैक्ट हुआ है, जिसमें से एक एविएशन इंडस्ट्री है। कोविड-19 से पहले स्पाइस जेट की डेली 550 फ्लाइट्स होती थी। 62 डेस्टिनेशंस पर वो जाते थे, जिसमें से 53 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस है और 9 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस है। लेकिन कोविड-19 के बाद कंपनी अपनी कैपेसिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। कोई एयरलाइन कंपनी अपनी पैसेंजर सीट कैपेसिटी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पा रही है या नहीं, यह आप पैसेंजर लोड फैक्टर से चेक कर सकते हो। कोविड-19 से पहले स्पाइस जेट का पैसेंजर लोड फैक्टर 90% था, यानी कंपनी अपने टोटल कैपेसिटी के 90% कैपेसिटी से चल रही थी। लेकिन अब कोविड-19 के बाद ये लोड फैक्टर काफी कम हो सकता है, अगेन जिसका सीधा असर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर देखने मिलेगा। कोविड-19 की वजह से लगभग सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम के मॉडल को फॉलो कर रही है। अगर ये कोविड-19 पेंडेमिक ज्यादा देर चलता है तो ऐसा हो सकता है कि कई सारी कंपनीज वर्क फ्रॉम होम मॉडल को परमानेंटली फॉलो करे या अपने टोटल स्टाफ में से कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जिसका सीधा असर बिजनेस ट्रिप्स पर हो सकता है। तो वर्क फ्रॉम होम मॉडल का एयरलाइन बिजनेस पर भी इम्पैक्ट होगा। तो अगर वर्क फ्रॉम होम मॉडल चलता है तो वो चीज एयरलाइन कंपनीज के लिए एक नेगेटिव फैक्टर होगी। इस पैंडेमिक की वजह से स्पाइस जेट का इंटरनेशनल बिजनेस भी अफेक्ट हुआ है। जुलाई तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थी और अभी वो शुरू हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। इंडिया से जाने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स में स्पाइस जेट का 9.1% मार्केट शेयर है। नेक्स्ट नेगेटिव फैक्टर ये है कि स्पाइस जेट के ऑडिटर एसआर बाटलीबू एंड एसोसिएट्स ने कहा है कि अदर इनकम और फॉरेन एक्सचेंज गेन की वजह से कंपनी का लॉस काफी हद तक कम हुआ है। अगर अदर इनकम और फॉरेन एक्सचेंज गेन को हटाया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लास्ट क्वार्टर में कंपनी को 978 करोड़ का लॉस होता। साथ ही कंपनी के ऑडिटर ने कंपनी के गोइंग कंसर्न पर भी डाउट एक्सप्रेस किया है, यानी कंपनी के ऑडिटर को ये डाउट है कि कंपनी लगातार अपना ऑपरेशन जारी रखेगी, ये चीज डाउटफुल है। नेक्स्ट नेगेटिव फैक्टर ये है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर कोविड-19 के बाद इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री में आता है तो वो बाकी एयरलाइन कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि हमें पता है कि रिलायंस जियो ने जब बाकी टेलीकॉम कंपनीज प्रॉब्लम्स में थी तब मार्केट में एंट्री की और धीरे धीरे करके पूरा मार्केट शेयर हासिल कर लिया। फिलहाल सारी एयरलाइंस कंपनीज प्रॉब्लम फेस कर रही है। गवर्नमेंट एयर इंडिया को बेचना चाहती है, गो एयर भी कई सारे अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पे नहीं कर पा रही है और स्पाइस जेट और इंडिगो भी स्ट्रगल कर रही है। तो फिलहाल सारी एयरलाइन कंपनीज में इंडिगो की हालत बेहतर है, लेकिन अगर कोई नया प्लेयर आता है
तो वो जरूर इन सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होगा, क्योंकि इन सारी एयरलाइन कंपनीज के पास कोई खास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है और फिलहाल ये सारी कंपनीज कैश क्रंच भी फेस कर रही है। फिलहाल इंडिया की कई सारी टीयर 2 सिटीज में एयरपोर्ट्स बन तो रहे हैं, लेकिन एयरलाइन कंपनीज प्रॉब्लम फेस करने की वजह से उनके एक्सपेंशन प्लान्स डाउटफुल हो गए हैं। अब बात करते हैं स्पाइसजेट के नेक्स्ट नेगेटिव फैक्टर के बारे में। एयरलाइन कंपनीज एयरक्राफ्ट को या तो खरीदती है या फिर लीज पर लेती है। बोइंग पूरी दुनिया की एक टॉप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इथियोपिया और इंडोनेशिया के क्रैशेस के बाद ये पाया गया कि बोइंग के 737 मैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसके बाद 737 मैक्स को ग्राउंडेड करने के लिए कहा गया। स्पाइसजेट के कई सारे एयरक्राफ्ट्स बोइंग 737 मैक्स थे, तो उनके ग्राउंडेड होने का स्पाइसजेट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो कोरोना वायरस पैंडेमिक, वोलेटाइल क्रूड ऑयल प्राइसेस, नेचुरल कैलेमिटीज और लो मार्जिन बिजनेस, इन चीजों ने एयरलाइन बिजनेस को काफी दिक्कत में डाल दिया है। एक अनाउंसमेंट है, 17 अगस्त से हमारी लाइव कोर्स की बैच स्टार्ट हो रही है। मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना और उन्हें एनालाइज करना नहीं आता है तो आपको स्टॉक्स खुद सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। तो इस कोर्स में हमारा फोकस है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से सिखाना, साथ ही स्टॉक मार्केट बेसिक्स को भी कवर करना और टेक्निकल एनालिसिस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को भी कवर करना। तो इस कोर्स में हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों को भी बड़े डिटेल में समझाएंगे। और ये कोर्स लाइव है, इसलिए आप वहीं पर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। इस कोर्स को अटेंड करने के लिए किसी भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप अगर बिगिनर हैं तो भी आप इस कोर्स को अटेंड करके खुद कंपनीज को सिलेक्ट कर पाओगे। ये कोर्स हिंदी लैंग्वेज में रहेगा और कोर्स का ड्यूरेशन 1 महीने का रहेगा। मंडे टू फ्राइडे शाम 8 से 9 के बीच क्लासेस चलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आज की केस स्टडी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।